नमस्कार, मैं हूं संगीता झा और आप देख रहे हैं एवी स्टार न्यूज। वक्त हो गया है राष्ट्रीय खबरों का। देख लेते हैं अब तक की बड़ी खबर, जहां आपको बता दें कि मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी को लेकर आपके नेता जगह जगह प्रदर्शन कर रहे हैं। आबकारी घोटाले में उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के विरोध में आम आदमी पार्टी ने देशव्यापी विरोध का ऐलान किया है। आपको बता दें कि ऐसे हालात में कानून व्यवस्था खराब होने की आशंका को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने अलर्ट जारी किया है। मनीष सिसोदिया को रविवार की रात में ही सीबीआई ने पूछताछ के दौरान गिरफ्तार कर लिया। सिसोदिया पर आरोप है कि उन्होंने साल 2021-2022 की आबकारी नीति जारी करने और उसे लागू करने में अनियमितताएं बरती हैं। इस संबंध में उनकी गिरफ्तारी से पहले सीबीआई ने करीब 8 घंटे तक पूछताछ की। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस घटनाक्रम को डर्टी पॉलिटिक्स करार दिया है। उन्होंने कहा कि इस तरह से सिसोदिया की गिरफ्तारी से देशवासियों में गुस्सा है और जनता इसका करारा जवाब जरूर देगी। उन्होंने कहा कि सिसोदिया ने दिल्ली की शिक्षा चिकित्सा पर काफी काम किया है। इससे लाखों दिल्ली वासियों की दुआएं उनके साथ हैं। केजरीवाल के मुताबिक इससे फर्क नहीं पड़ता कि हम जेल में हैं या बाहर। हम भगत सिंह को मानने वाले लोग हैं और कट्टर ईमानदार हैं। हमारी ईमानदारी ही जवाब होगी। वहीं बीजेपी नेता प्रवेश वर्मा ने कहा कि मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं के बयान आए, पर शराब पॉलिसी के ऊपर किसी आप नेता ने नहीं बोला। ये शिक्षा पर बोल रहे हैं, पर शराब घोटाले के आरोपों का जवाब नहीं दे रहे हैं। ये ड्रामा नहीं चलेगा। आइए हमारे साथ आपके वरिष्ठ नेता एसआई इस्माइली साहब जोड़ रहे हैं। आइए उनसे जान लेते हैं कि उनकी क्या प्रतिक्रिया है इस पूरे मामले में। जी हाँ इस्माइली साहब, आपका हमारे चैनल एबी स्टार न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। मैं जी हाँ, आप सुन पा रहे हैं हमें? जी, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जी, आपसे मैं सीधा सवाल यही करूंगी, घुमा फिरा कर कुछ नहीं पूछूंगी कि कल सीबीआई ने मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया है। इस पर आपके सभी नेता प्रदर्शन कर रहे हैं कि आपको सीबीआई के या फिर देश के जो भी शासन व्यवस्था पर किसी तरह की कोई आप लोगों को भरोसा नहीं है। क्या वजह है, इसमें आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, जिस तरीके से सीबीआई ने कल मनीष जी को अरेस्ट किया है, इसमें आप देखिए कि इंट्रोगेशन ये जो है 1 साल से चल रहा है और उन्होंने 1 साल में कभी उनको चार्जशीट भी नहीं किया और आज जो है पहली बार जो है, जबकि इसकी संभावना थी कि सीबीआई उनको अरेस्ट करेगी। ये केवल केवल राजनीति से प्रेरित है और दुर्भावना है। किससे प्रेरित है? ये एक राजनीतिक खेल है जो भारतीय जनता पार्टी और उनकी सरकार देश में लोगों के लिए खेल रही है, जो बहुत ही डेंजरस है। किसी भी शिक्षा मंत्री को जिन्होंने पूरे देश में, जिसकी पूरी देश में चर्चा हुई, पूरी दुनिया में चर्चा हो रही शिक्षा की, स्कूलों की, बच्चों की, उनको पर लांछन लगा करके अरेस्ट करना एक बात नहीं है। तो आप समझिए कि ये इसका जो है देशव्यापी जो आम पार्टी ने आंदोलन की बात की है, बिल्कुल तो लड़ाई तो पर ऐसे की जाएगी। जी हाँ, हम समझ रहे हैं, लेकिन मेरा सवाल सीधा सीधा आपसे एक ही है कि क्या आपके नेताओं को देश के शासन व्यवस्था, कानून व्यवस्था पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है क्या? आप जगह जगह प्रदर्शन कर रहे हैं, आप क्यों नहीं सीबीआई के साथ समर्थन क्यों नहीं दे रहे हैं? आप जांच में समर्थन आपको देना चाहिए ना, आपके नेता समर्थन क्यों नहीं दे रहे हैं? समर्थन उन्होंने जांच में तो पूरा कोऑपरेट किया। ये जांच 1 साल से चल रही थी। अगर आपको कोई इसमें घोटाला लगा, एक तो देखिए घोटाला का क्लियरिटी किसी को नहीं है। बीजेपी के जो प्रवक्ता है, नेता है, वो क्या कहते हैं? कोई कहता 10,000 करोड़ का हुआ है, कोई कहता 18,000 करोड़ का हुआ है, कोई कहता 2,500 करोड़ का हुआ है, कोई कहता 250 करोड़ का हुआ है। उनको यही क्लियर नहीं घोटाला क्या है, शराब घोटाला क्या है? बताइए, आप ही बता दीजिए क्या है शराब घोटाला। मैंने क्या घोटाला हुआ है? शराब घोटाला तो ये बोला जा रहा है 1 पर 1 फ्री बोतल, इस तरह की बातें सामने आ रही थी। देखिए ऐसा ना, ये तो भाई 1 पर 1 फ्री बोतल तो सिर्फ दिल्ली में थोड़ी, जब ये कोविड, आपको याद होगा जब कोविड
संगीता जी खत्म हुआ था, जो है पूरे देश की सरकारों ने, उत्तर प्रदेश ने, बिहार ने, सबने शराब के काउंटर खोल दिए थे, सबने शराब के दाम घटा दिए, एक्साइज घटा दिया था, तब किसी ने क्यों नहीं बोला? लेकिन बताया जा रहा है कि प्राइवेट ठेके भी कोविड के बाद जो है क्या शराब की दुकानों में लाइन नहीं लगी थी? क्या पूरे देश ने नहीं देखा था कि वो हरियाणा में, पंजाब, आपके उत्तर प्रदेश में, बिहार में, आसाम में, कर्नाटक में? या फिलहाल तो मैं बात दिल्ली की कर रही हूँ, दिल्ली में एक के बाद एक कई ठेके लगाए गए, इस तरह के भी बयान आ रहे थे, इस तरह के आरोप भी लग रहे थे। संगीता जी, शराब की बात हो रही है, शराब पूरे देश में सबसे ज्यादा कहाँ बिकता है? आप बताएं। पूरे भाजपा के शासित हरियाणा राज्य में बिकता है। वहां पर हर, आप हाईवे पर जाएं, हर हाईवे पर होटलों देखिए कहाँ कितना बिक रहा है, हमारा सवाल ये नहीं है। फिलहाल सवाल तो यही है, घोटाले को लेकर है, और साथ ही सवाल ये है कि आप जांच में क्यों नहीं साथ दे रहे हैं, आप जगह जगह प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं, आप देश के पीएम के खिलाफ आपके नेता क्यों नारेबाजी कर रहे हैं? नहीं, हम तो किसी पीएम के खिलाफ नहीं कर रहे हैं, हम तो देश में जो मनमानी चल रही है, देश में जो चल रही है, देश में जो काम करने वाले लोग हैं उनको फंसाने का, उनको जेल के पीछे डालने की जो बात चल रही है, हम उसके खिलाफ हैं। हम जो है देश के अच्छे लोगों के साथ, पूरा देश खड़ा अच्छे लोगों के साथ। हमारी लड़ाई जो है ना आर्यता के खिलाफ है, तानाशाही के खिलाफ है, हमारी किसी लड़की से लड़ाई पर्सनल नहीं है। संगीता जी जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे चैनल से जुड़ने के लिए। जी बहुत शुक्रिया। अगली खबर चुनाव को लेकर है, जहां आपको बता दें 118 सीटों पर मेघालय और नागालैंड में चुनाव हो रहे हैं आज। जी हाँ, दोनों राज्यों की 118 सीटों पर आज वोट डाले जा रहे हैं। दोनों राज्यों में कुल मिलाकर 550 से अधिक उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर है। सुबह 7 बजे से ही मतदान शुरू हो चुका है और शाम 4 बजे तक मतदान चलेगा। 2 मार्च को नतीजे सामने आएंगे। चुनाव आयोग ने दोनों राज्यों में स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान कराने की तैयारी कर ली है। बता दें कि नागालैंड में 13 लाख से अधिक मतदाता हैं। 60 सदस्यीय विधानसभा की 59 सीटों के लिए 4 महिलाओं एवं 19 निर्दलीय समेत 183 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। वोटरों में 6,47,523 पुरुष और 6,49,876 महिला मतदाता शामिल हैं, जो 2,291 मतदान केंद्रों पर अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। नागालैंड के मुख्य निर्वाचन अधिकारी वी शशांक शेखर ने कहा कि सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और हमें विश्वास है कि चुनाव सुचारू रूप से संपन्न होंगे। वहीं मेघालय में कुल 369 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। कुल 3,419 मतदान केंद्रों पर मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इनमें से 640 को संवेदनशील, 323 मतदान केंद्रों को अति संवेदनशील और 84 मतदान केंद्रों को अति जोखिम वाले केंद्र के तौर पर चिन्हित किया गया है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी FR खारकोंगोर ने कहा कि राज्य में CAPF की 119 कंपनियों को पूरे राज्य में चुनाव के लिए तैनात किया गया है। खारकोंगोर ने बताया कि स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव सुनिश्चित कराने के लिए 53 पर्यवेक्षकों को तैनात किया गया है, जिनमें 20 आम पर्यवेक्षक, 21 व्यय पर्यवेक्षक और 12 पुलिस पर्यवेक्षक शामिल हैं। आपको बता दें कि नागालैंड में कांग्रेस ने 23 उम्मीदवार उतारे हैं। मेघालय में सत्तारूढ़ NPP 57 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। मेघालय में सत्तारूढ़ नेशनल पीपुल्स पार्टी जो सत्ता में वापसी की कोशिश कर रही है, इस बार पार्टी को सत्ता विरोधी लहर को झेलना पड़ सकता है। पहाड़ी क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के विकास की कमी इस बार प्रमुख चुनावी मुद्दों में से एक है। भ्रष्टाचार आरोप भी NPP सरकार को सता रहे हैं। इसके अलावा जयंतिया और खासी पहाड़ियों में अवैध कोयला खनन का मामला भी इस साल के चुनाव के नतीजों पर असर डाल सकता है। मेघालय चुनावों में एक और महत्वपूर्ण मुद्दा ईसाई और गैर ईसाई है।
खासकर खासी पहाड़ी क्षेत्रों में ये मुद्दा अहम है। बता दें कि एनपीपी ने विकास योजनाओं को मुद्दा बनाया है। एनपीपी का कहना है कि 5 साल सरकार ने खूब विकास किया और उसी के बल पर वह वोट मांग रहे हैं। वहीं अभी तक सरकार का हिस्सा रही भाजपा भी लोगों को केंद्र सरकार की तमाम योजनाएं कहते आ रही है। मेघालय बीजेपी प्रमुख अर्नेस्ट मावरी ने कहा कि राज्य में ईसाई लोगों की संख्या अधिक है। पार्टी अगर चुनाव में जीत हासिल करती है तो वो राज्य में ईसाई की सुरक्षा पर ध्यान जरूर देगी। उन्होंने ये भी कहा कि राज्य में गोवंश के सेवन पर भी प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा। नागालैंड की अगर बात करें तो विधानसभा के सभी 60 सदस्य अब तक सरकार का हिस्सा थे। यहाँ कोई विपक्ष नहीं था। पिछले चुनाव में यहाँ कांग्रेस एक भी सीट नहीं जीत पाई थी। यही कारण है कि कांग्रेस यहाँ विकास, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी समेत तमाम मुद्दों को उठा रही है। वहीं सरकार में शामिल भाजपा व अन्य दल विकास योजनाओं के सहारे चुनाव लड़ रहे हैं। अगली खबर उत्तर प्रदेश से है। जी हां, आपको बता दें कि उमेश पाल हत्याकांड मामले को लेकर सियासत तेज हो गई है। प्रयागराज के उमेश पाल हत्याकांड से उत्तर प्रदेश की सियासत लगातार गर्म है। बताया जा रहा था कि इस मामले में आरोपी बाहुबली अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन को बसपा पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा सकती है। बता दें कि कुछ समय पहले ही शाइस्ता ने बसपा का दामन थामा था, पर अब बसपा प्रमुख मायावती ने ट्वीट कर साफ कर दिया है कि वह फिलहाल ऐसा कोई कदम नहीं उठाने जा रही हैं। उनका कहना है कि उमेश पाल मर्डर केस में अगर शाइस्ता परवीन दोषी साबित होंगी तब उनको जरूर बसपा से निष्कासित कर दिया जाएगा। मायावती ने सोमवार सुबह एक के बाद एक 5 ट्वीट किए। उन्होंने जिसमें लिखा कि प्रयागराज में राजू पाल की सालों पहले हुई हत्या के मुकदमे का अहम गवाह वकील उमेश पाल और उनके गनर की हत्या के मामले में अतीक अहमद के लड़के और उनकी पत्नी के ऊपर एफआईआर दर्ज किए जाने की भी सूचना मिली है। बीएसपी ने इसका गंभीरता से संज्ञान लेते हुए यह निर्णय लिया है कि इस मामले की चल रही जांच में दोषी साबित होते ही अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन को पार्टी से जरूर निष्कासित कर दिया जाएगा। वहीं पूरे मामले को लेकर बसपा सुप्रीमो ने राजू पाल हत्याकांड के मुख्य गवाह उमेश पाल को उनके गनर की हत्या को अति दुखद और अति निंदनीय बताया है। उन्होंने कहा कि यह घटना यूपी सरकार के कानून व्यवस्था के दावों की पोल खोलती है। सरकार मामले को गंभीरता से लेते हुए इसकी उच्च स्तरीय जांच कराकर दोषियों को सख्त से सख्त सजा दे। अगली खबर कांग्रेस को लेकर है, जहां पर आपको बता दें कि कांग्रेस के अधिवेशन में विज्ञापन को लेकर विवाद हो गया है। कांग्रेस के अधिवेशन में विज्ञापन का मामला लगातार ही तूल पकड़ते जा रहा है। जी आपको बता दें कि मौलाना आजाद की तस्वीर न होने पर विज्ञापन में विवाद फैल गया। कांग्रेस ने अपने महाअधिवेशन से जुड़े विज्ञापन में देश के प्रथम शिक्षा मंत्री और स्वतंत्रता सेनानी मौलाना अब्दुल कलाम आजाद की तस्वीर नहीं होने पर सोशल मीडिया में विवाद हो गया, जिसके बाद माफी मांगी और कहा कि इसकी जिम्मेदारी तय की जा रही है तथा कार्रवाई भी की जाएगी। पार्टी ने अपने 85वें महाअधिवेशन के मामले में विज्ञापन दिया था, जिसमें कांग्रेस की पृष्ठभूमि से जुड़े दिग्गज नेताओं में मौलाना आजाद का नाम नहीं होने पर कई सोशल मीडिया यूजर और नेताओं ने आपत्ति जताई और कांग्रेस पर मौलाना आजाद को भूल जाने का आरोप लगाया। कांग्रेस के पूर्व नेता गुलाम नबी आजाद ने पार्टी पर कटाक्ष करते हुए ट्वीट किया, कांग्रेस से मेरे निकलने के बाद पार्टी का भाजपाकरण हो गया है। इन तस्वीरों में स्वतंत्रता सेनानी मौलाना आजाद कहाँ है? अगली खबर बिहार से है, जहां आपको बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर बीजेपी लगातार हमलावर है। भारतीय जनता पार्टी के नेता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर लगातार हमलावर हैं। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी छोड़ने के बाद से
नीतीश कुमार पर बीजेपी दबाव बनाने की कोशिश कर रही है। बीजेपी नेता गिरिराज सिंह ने कहा कि सीएम का ध्यान अब गरीबों की तरफ नहीं है, हम मनरेगा का हक कभी बंद नहीं होने देंगे। नीतीश कुमार को सिर्फ कुर्सी की टेंशन है। यूपीए की सरकार से ज्यादा हमने राज्य को बजट दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने मार्च तक ग्रुप नहीं बनाया तो लेबर बजट को रोक दिया जाएगा। बिहार को पीएम आवास के तहत 1,60,000 मकान आवंटित किए गए हैं। तनख्वाह दे दें यही बहुत है। डेवलपमेंट के लिए इनके पास अब पैसे नहीं बचे हैं। ये सरकार को बचाने में ज्यादा मस्त है, न कि विकास के कार्यों को करने में, गरीबों को मकान देने में, मनरेगा के काम करने में, सड़क को बनवाने में। ये उनकी दिलचस्पी नहीं रह गया है। मैं पंचायती राज मंत्री से कहूंगा कि जो आपने जल नल पर कहा था वो भी जरा इनको बता ही दें। अगली खबर हिमाचल को लेकर है, जहां आपको बता दें कि हिमाचल के राज्यपाल की तबीयत अचानक बिगड़ने के बाद उन्हें नोएडा के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हिमाचल के प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला की तबीयत अचानक बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। राज्यपाल शपथ ग्रहण करने के बाद पहली बार दिल्ली की यात्रा पर वरिष्ठ नेताओं से मिलने आए, जहां राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला की तबीयत एक बार फिर बिगड़ गई, जिसके बाद उनको नोएडा के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। बता दें कि अब उनकी हालत स्थिर बनी हुई है। सीने में दर्द की शिकायत के बाद अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया था। उन्हें सीसीयू में एडमिट किया गया है। 2016 में शुक्ला को उत्तर प्रदेश के राज्यसभा के सदस्य के रूप में भाजपा ने उच्च सदन में भेजा। इसके अगले साल ही सितंबर 2017 में उन्हें केंद्र में वित्त राज्य मंत्री बनाया गया था। पिछले साल भी उनकी तबीयत बिगड़ी थी, तब उन्हें राम मनोहर लोहिया अस्पताल में पहले भर्ती कराया गया, लेकिन वहां राहत नहीं मिलने पर नोएडा के एक निजी अस्पताल में शिफ्ट किया गया था। अगली खबर पुरी जगन्नाथ मंदिर को लेकर है। जी हाँ, आपको बता दें कि पुरी जगन्नाथ मंदिर में ओडिशा से खबर आ रही है, जहां आपको बता दें कि मुस्लिम आईआरएस रेशमा लखानी पर आरोप लगाया गया है कि उन्होंने अपने पद और पावर का दुरुपयोग करते हुए जबरदस्ती पुरी जगन्नाथ मंदिर में प्रवेश किया, और जब सुप्रिंटेंडेंट रोशन यादव ने उन्हें यह कहते हुए रोका कि गैर हिंदुओं का मंदिर में प्रवेश वर्जित है, तो आईआरएस ने सुप्रिंटेंडेंट का 400 किलोमीटर दूर ट्रांसफर करवा दिया। वहीं अब इस मामले में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से रेशमा लखानी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की बात कही गई है। सूत्रों के मुताबिक सुप्रिंटेंडेंट रोशन यादव ने रेशमा लखानी को कई बार कहा कि भगवान जगन्नाथ मंदिर में गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित है। इसके बाद भी वह नहीं मानी और मंदिर में प्रवेश कर गई, जिसके बाद उन्होंने सुप्रिंटेंडेंट को डांट फटकार लगाकर चुप करा दिया और उस बात को अनसुना कर दिया। अगली खबर केरल से है, जहां आपको बता दें कि केरल में चाइल्ड पोर्नोग्राफी को लेकर पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है। चाइल्ड पोर्नोग्राफी पर कार्रवाई के तहत पूरे प्रदेश में 858 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की गई। छापेमारी में केरल पुलिस ने 12 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इस दौरान बच्चों से संबंधित आपत्तिजनक सामग्री को देखने और साझा करने में इस्तेमाल हो रहे 270 इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को जब्त कर 142 मामले दर्ज किए हैं। उपकरणों में मोबाइल फोन, मॉडेम, हार्ड डिस्क, मेमोरी कार्ड, लैपटॉप, कंप्यूटर शामिल है। इस दौरान पुलिस ने बच्चों के ग्राफिक, अवैध वीडियो और तस्वीरों को भी जब्त किया है। बता दें कि गिरफ्तार किए गए लोगों में पेशेवर नौकरी करने वाले युवा और तकनीकी विशेषज्ञ भी शामिल हैं। पुलिस ने बताया कि बाल यौन शोषण को रोकने को लेकर केरल पुलिस ने विशेष अभियान पी हंट 23.1 के तहत पूरे राज्य में लगभग 858 स्थानों की पहचान कर गुप्त अभियान चलाया। इसके तहत जिलों के एसपी के नेतृत्व में रविवार सुबह पूरे राज्य में फैले इन ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की गई।
आखिरी खबर मथुरा से है, जहां आपको बता दें कि मथुरा से दिल्ली से बिहार जा रही बस का एक्सीडेंट हो गया। उत्तर प्रदेश के मथुरा के थाना सुरीर क्षेत्र के अंतर्गत यमुना एक्सप्रेसवे पर डबल डेकर बस अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई। बता दें कि हादसे में एक बच्चे सहित 3 लोगों की दर्दनाक मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 17 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की सूचना पर पहुंची यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी की टीम और पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। बस दिल्ली से बिहार जा रही थी। यमुना एक्सप्रेसवे पर हादसों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। आए दिन कोई न कोई हादसा यमुना एक्सप्रेसवे पर देखने को मिल ही जाता है। बस पलटने के बाद नोएडा से आगरा लाइन पूरी तरह जाम हो गई। दुर्घटना के बाद मौके पर लोगों की भारी भीड़ भी जुट गई, जिससे कि बचाव कार्य करने में काफी परेशानी आया। एसएसपी शैलेश पांडे इस मौके पर घटनास्थल पर पहुंचे और हालातों का जायजा लिया। घायलों और हताहतों को उपचार के लिए अस्पताल भी भिजवाया। फिलहाल के लिए राष्ट्रीय खबरों में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत। एबी स्टार न्यूज में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए।